शास्त्रीय नियम तय कर उसे शास्त्रीय स्वरूप में बद्ध कर दिया गया। लेकिन कुछ कलाएं अपने नैसर्गिक या प्राकृतिक रूप में आज भी जन्य के मध्य प्रचलित हैं। उन्हें लोक विशेषण के साथ अभिहित करके पहचाना जाता है, जैसे लोक संगीत, लोक नृत्य, लोकनाट्य आदि। लोकनाट्य को संगीत, नृत्य और अभिनय की त्रिवेणी कहा जा सकता है। भारत में नाट्य परंपरा के बीज प्राचीन काल में मिलते हैं। भरत मुनि ने ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में अपने नाट्य शास्त्र में इस विषय में विवेचन विश्लेषण किया है। नाट्य का अर्थ, प्रयोजन, रस आदि की चर्चा की है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने समस्त मानवों के मनोरंजनार्थ नाट्य की रचना की। ब्रह्मा ने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाट्य वेद की सृष्टि की। कालिदास ने भी लिखा है कि नाटक विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले मनुष्यों के मनोरंजन का अद्वितीय साधन है। लोकनाट्य वस्तुतः लोक साहित्य की दृश्य विधा है। लोकनाट्य नाटक की शास्त्रीय परंपरा का पालन नहीं करता है, जैसे कि पूर्व सत्र में हमारे विद्वान मर्मज्ञों ने इस बारे में कहा है। यह लोक में ही उपजा और लोक में ही पल्लवित हुआ है। लोकनाट्य वस्तुतः मौखिक परंपरा के दस्तावेज हैं। मौखिक रूप में ही ये नाट्य सृजित हुए हैं। इसी वाचिक परंपरा के कारण इसके स्वरूप में स्थायित्व न होकर निरंतर परिवर्तन दृष्टिगत होते रहते हैं। इसके लिए किसी रंगमंचीय तामझाम की भी आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोकनाट्य लिखित रूप में भी मिलते हैं। ये प्राय खुले स्थानों में ही मंचित होते हैं। ये लोकानुरंजन के माध्यम होते हैं। ये अनौपचारिक होते हैं। ये हमारी साझी संस्कृति का प्रतिरूप हैं। लोकनाट्य को अपनी परंपरागत शैली में प्राय खुले मंच पर अभिनय किया जाता है। यहाँ तक कि किस गीत के साथ कैसा अभिनय, संवाद या नृत्य होगा, यह रूढ़ हो गया है। भरत मुनि ने जिन तीन प्रवृत्तियों अनुरूपा, व्रत रूपा और अविरूपानुरूपा का उल्लेख किया है, वह किसी न किसी रूप में लगभग सभी अंचलों के लोक नाट्यों में मौजूद हैं। लोकनाट्य का संबंध लोक जीवन के उस संवेदन पक्ष से है जो उसके जीवन जीने के संस्कृति निर्माण के संदर्भ में जुड़ती है। इन लोकनाट्यों में लोक के सांस्कृतिक अस्मिता के चिन्हों के अतिरिक्त इनके जनजीवन के जीवन संघर्षों और जीवन मूल्यों की आवाज भी पाई जाती है। लोकनाट्य के संबंध में श्याम परमार के शब्द प्रासंगिक हैं। लोकनाट्य से तात्पर्य नाटक के उस रूप से है जिसका संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से है और जो परंपरा से अपने अपने क्षेत्र के जन समुदाय के मनोरंजन का साधन रहा है। लोकनाट्य की परंपरा के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं। विद्वानों का एक मत मानता है कि वेदों की परंपरा ही लोकनाट्यों का मूल स्रोत है, तो दूसरा वर्ग मानता है कि लोकनाट्यों के बीच रामायण और महाभारत के उन गायकों से मिलते हैं जिन्हें पाठक और धारक की संज्ञा से पुकारा गया है। इन विद्वानों ने रामलीला और रासलीला के प्रेरक स्रोत भी इन्हीं गायकों को स्वीकारा है। एक विद्वान के अनुसार प्रत्येक ख्याल या नाट्य अनुष्ठान का ही प्रतिफलन होता है। कुछ विद्वानों ने मध्यकालीन धार्मिक आंदोलनों को ही लोक नाट्यों का प्रेरक तत्व माना है। इस संबंध में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है, लोक नाट्यों का विकास धार्मिक आंदोलनों से प्रेरणा प्राप्त कर चुका है। हिंदी साहित्य के व्रत इतिहास में यह उल्लेख किया है। इसी प्रसंग में श्याम परमार लिखते हैं, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के समय उत्कृष्ट रंगमंच के अभाव में लोक मंच को ही विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों ने लोकनाट्य शैली को अपनाकर गीति नाट्य परंपरा को प्रश्रय दिया। लोक नाटक सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं के कारण निर्मित होने से लोक कथानकों, लोक विश्वासों और लोक तत्वों को समेटे चलता है और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। लोक नाटक की उत्पत्ति सामाजिक और धार्मिक तत्वों के साथ हुई मानी जाती है और सामूहिक मनोरंजन इसका उद्देश्य है। भारतीय लोकनाट्य परंपरा केवल समृद्ध ही नहीं है बल्कि बहुरंगी और गतिमान भी है।
भारत के विभिन्न अंचलों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोक नाट्य सृजित और पल्लवित हुए हैं। उत्तर भारत में रामलीला और रासलीला प्रचलित है। मध्य प्रदेश के मालवा प्रांत में माच नामक लोक नाट्य प्रसिद्ध है। राजस्थान में माच ख्याल के रूप में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में नौटंकी का प्रचलन है, इसे स्वांग या भगत भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में विदेश या नाटक लोकप्रिय है। बंगाल की यात्रा धार्मिक लोक नाट्य है। गंभीरा लोक नाट्य का दूसरा रूप है, यह बंगाल का ही एक लोक नाट्य है। महाराष्ट्र में तमाशा, ललित, गोधल, बहुरूपिया और दशावतार आदि लोक नाट्य के रूप हैं। यक्षगान दक्षिण भारतीय लोक नाट्य का एक प्रकार है। यह तमिल, तेलुगु तथा कन्नड़ भाषा भाषी क्षेत्र की ग्रामीण जनता में प्रचलित है। तेलुगु में इसे विथी या विथी भागवतम कहते हैं। यह नृत्य नाट्य है। तमिलनाडु का थेरुकट्टू, केरल का कथकली, असम का अंक्यानाट, गुजरात का भवई, कश्मीर का जश्न आदि अन्य आंचलिक लोक नाट्य भारतीय रंगमंच की थाती हैं। विद्वानों की धारणा है कि ख्याल नाम से जाने जाने वाले लोक नाट्यों का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के आसपास हो गया था। राजस्थान में भी इसी समय ख्यालों का प्रचलन हुआ। राजस्थान में अनेक प्रकार के लोक नाट्यों का प्रचलन है। डॉक्टर महेंद्र बाणावत ने अपने लेख में 31 प्रकार के राजस्थानी लोक नाट्य माने हैं, जिनमें है बालकों द्वारा किए जाने वाले नाट्य, स्त्रियों द्वारा निकाले जाने वाली बोलियां, भांडों एवं बहुरूपियों के नाट्य, कठपुतली, तुरा कलंगी, रावलों की रम्मत, कुचामणी आदि। राजस्थान में लोक नाट्य जनजीवन को सदैव आह्लादित करते रहे हैं। गीतों व नृत्यों की प्रधानता लिए इन लोक नाट्य में दर्शकों एवं अभिनेता के बीच दूरी प्राय नहीं रहती है। ये लोक नाट्य अधिकतर ऐतिहासिक व पौराणिक आख्यानों पर आधारित होते हैं। इन लोक नाट्यों में राजस्थान की संस्कृति की झलक भी मिलती है। लोक नाटक प्राय काव्य प्रधान होते हैं। रम्मत, कुचामणी ख्याल, चिड़ावा के ख्याल, तुरा कलंगी के खेल आदि इसी कोटि के नाटक हैं। ख्याल अधिकांशतः सामाजिक लोक नाटक हैं। ये नाटक प्रश्नोत्तर शैली में हैं। तुरा कलंगी लोक नाटक में काव्य गुण अत्यधिक हैं। तुरा कलंगी के पदों को गाने वाले मंच पर ही बैठे रहते हैं, पात्र तो केवल उनका अनुकरण करते हैं। चिड़ावा के ख्यालों में काव्य और संगीत के गुणों की प्रधानता है। इनमें संवादों और चरित्र चित्रण आदि पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। भवाई नाट्य शैली में नाट्य है ही नहीं, गीत और नृत्य ही हैं। भवाई अत्यंत कौशल प्रधान, गौरी जिसका संकेत ऊपर किया गया है, नृत्य और क्रिया प्रधान नाटक है। कथोपकथन तो लगभग थे ही नहीं। राजस्थानी लोक नाट्यों में वीरों से संबंध लोक नाट्य हैं, जैसे गोगा चौहान, बाबूजी राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, तेजाजी, डूंगजी, जवाहर जी, दयाराम धाड़ी आदि। वीरों पर ख्याल रचे गए हैं। झाड़ी लोग बड़े साहसी होते थे, झाड़ा तो मारते थे अर्थात लूटपाट तो करते थे, पर गरीबों की सहायता भी करते थे। जैसा कि पहले भी ये कहा जा चुका है कि लोक नाट्य का सीधा संबंध जो है लोक से होता है और लोक के जीवन से उसकी गहरी सांकेतिकता होती है। बिना लोक के लोक नाट्य का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। इसीलिए लोक नाट्य का कथानक, उसके परिवेश, उसकी भाषा आदि लोक के साथ सीधी जुड़ी रहती है। लोक नाट्यों का लोक जीवन से अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। यही कारण है कि लोक से संबंधित उत्सवों, अवसरों तथा आंचलिक कार्यों के समय इनका मंचन किया जाता है। एक बात जो नाटक के विषय में शाश्वत सत्य है, वह लोक नाटक के बारे में भी है और वह है संवाद। लोक नाटक अपने मूल रूप में खुले मंच पर खेला जाता था, तो रंगमंची सज्जा या कहे रंगमंची आडंबर से मुक्त था। दूसरी बात यह है कि लोक नाटक में संवाद भी गीतात्मक रहे हैं। लोक नाट्यों की भाषा अत्यंत सरल, क्षेत्रीय तथा सीधी सादी अभिधात्मक होती है। जो हम रंग भाषा की हम बात कर रहे हैं, लोक नाट्य की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए, तो पहले भी कहा जा चुका है कि लोक जो नाट्य की भाषा है वह आम आदमी की भाषा होती है, जिसको आम आदमी बोलता है। चाहे वह अंग्रेजी के शब्द हों, चाहे हिंदी के है, उर्दू के हों, वो जिस लहजे में बोलता है वही लोक नाटक की भाषा बनती है।
जिसे कोई भी गांव का व्यक्ति या कहे आम आदमी सरलता से समझ सकता है और अर्थ भी ग्रहण कर सकता है। लोक नाट्यों की भाषा जनपदीय भाषा या बोली होती है। यह जनपदीय भाषा ही लोक नाट्य को जीवंत बनाने में समर्थ होती है। अभिनय करने वाले भी जनपदीय लोग ही होते हैं। लोक नाट्यों के संवाद बहुत संक्षिप्त और सरस होते हैं, बहुत ज्यादा लंबे संवाद उसमें नहीं होते हैं और ये संवाद प्राय गेयात्मक होते हैं। इनको गीत के रूप में भी गाया जाता है और ये गद्य रूपात्मक भी होते हैं। लोक नाट्यों के कथानक प्राय पद्यात्मक होते हैं। इन पद्यों के बीच में गद्यावतरण भी मिलते हैं। जैसे कल मैंने यहाँ कुचामणी ख्याल देखा था, तो वो जो संवाद होता है वो तो गद्य में होता है, जो बात कहनी है उसके बाद वो पद्य में लयात्मक रूप में आपस में वो संवाद करते हैं, जो कथा को एक प्रभाव प्रदान करते हैं। इन गद्यावतरणों की महत्ता कथा को मोड़ देने में, चरित्रों की विशेषताओं को प्रकट करने, हास्य प्रसंगों को उपस्थित करने की दृष्टि से। ये जो संवाद जो गद्य में बोले जाते हैं वो वस्तुतः उस कथानक को आगे बढ़ाने के लिए और जो दर्शक बैठे हुए हैं उन दर्शकों को उस नाटक की ओर आकर्षित करने के लिए, प्रसंग को रोचक बनाने के लिए, उसमें हास्य का पुट देने के लिए इस तरह के गद्यों का प्रयोग किया जाता है। और ये गद्य ही होते हैं जिसमें ये भाषा का जो खेल खेलते हैं, या चाहे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग जैसे कल कुचामणी ख्याल में हुआ था, तो ये गद्य भाषा में इस तरह के परिवर्तन होते हैं। नाट्य का समस्त कार्य व्यापार भाषा और अभिनय पर आश्रित है और इसे रंग भाषा कहा जाता है। नाट्य की भाषा कैसी होनी चाहिए या कैसी होती है, खास तौर पर लोक नाट्य की, इस पर विचार किया जाने लगा है। इससे पहले इस पर कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। नाटक के संबंध में तो होती है, और ये लोक नाट्य की जो रंग भाषा है किस प्रकार की होनी चाहिए, इस पर भी जो चर्चा किया जाना ये महत्वपूर्ण है। आइनेस को रंग भाषा के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहते हैं, ये जो टिप्पणियां हैं असल में वो नाटक के बारे में भी है और वही बात हम लोक नाटक के बारे में भी उसको कहीं कहीं लागू कर सकते हैं। इसे रंग भाषा कहा जाता है। आइनेस को रंग भाषा के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहते हैं, मुझे एक ऐसी भाषा की तलाश है जो दृश्य हो, जो मंच की भाषा हो, ज्यादा प्रत्यक्ष, ज्यादा जिला देने वाली और अपने प्रभावों में शब्दों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हो, साथ ही जो पुरानी कथानकों को नया रूप दे सकता है। यानी भाषा जो है ऐसी होनी चाहिए जो कथानक को जीवंत बनाकर दर्शकों को उन कथानकों की ओर आकर्षित कर सके। लोक नाट्य की भाषा के संबंध में यह कथन सटीक ठहरता है, रंग भाषा का सीधा संबंध अभिनेता से है। जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक में जो पूरा दारोमदार होता है वह अभिनेता पर होता है। जो अभिनय करने वाले पात्र हैं वो संवादों के माध्यम से उस कथा को बढ़ाते हैं। तो अब ये भाषा का सारा जो दम है, जो उसका आधार है वो उस अभिनेता पर तय होता है कि वह उस समय तात्कालिक समय में किस तरह की भाषा का प्रयोग करके अपने कथानक को गति प्रदान करे। क्योंकि कथानक का प्रस्तोता अभिनेता होता है, अभिनेता की भाषा ही कथानकों को नया संदर्भ देती है और मंच के केंद्र में भी वही होता है। अभिनेता ही रंग भाषा की संपूर्ण रचना प्रक्रिया को दर्शकों के सम्मुख रखता है। अभिनेता ही रंग भाषा का सर्जक होता है। यदि हम कहें कि रंग भाषा का सर्जक कौन होता है, तो ये डायरेक्टर तय नहीं कर सकता है। अभिनेता जो अभिनय करने वाला है वह उस समय उसके मन में जो उपजा है उस आधार पर वो अपनी भाषा को निर्मित कर सकता है। जैसा कि राजेंद्र मोहन जी ने भी कहा है ना, बच्चों ने जो अभिनय किया था तब वो सारे रटे रटाए जो संवाद थे वो भूलकर उन्होंने अपनी मर्जी से जो उन्हें याद आया। यही नाटक की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जो तात्कालिक रूप से भाषा को निर्मित करके वहां पर प्रस्तुत करता है। लोक नाट्यों की रंग भाषा जीवित, तत्काल और प्रत्यक्ष होती है। हम कह सकते हैं कि वह बहता नीर होती है जो अपने काल और परिवेश के अनुसार बदलती रहती है। लोकनाट्य कुचामणी में गद्य संवादों में अंग्रेजी शब्दों का धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है। इस भाषा का सर्जक अभिनेता ही है, लेखक नहीं। यही रंग भाषा की अपनी निजी विशेषता है। अन्य नाटकों में भाषा को बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में हम इस तरह के भाषागत परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक की भाषा को बदलकर
अभिनीत किया जाएगा तो वह कुछ का कुछ होकर रह जाएगा। रंग भाषा को अभिनेता की मंच पर उसकी उपस्थिति, अभिनटन तथा उसकी भंगिमा या देह भाषा की भाषा समझे तो एक बात उभर कर सामने आती है कि रंग भाषा एक जीवंत अनुभव है। जो अभिनेता जो अभिनय के माध्यम से, जैसे कहा गया है कि वाचिक, आंगिक और आहार्य, ये तीनों जो नाटक में के भाग हैं, वो जिस तरह से उस नाटक के अभिनय को, उस नाटक के कथानक को आगे बढ़ाते हैं, तो यह एक तरह से रंग भाषा के रूप में इसको हम स्वीकार कर सकते हैं। और यह ऐसा जीवंत अनुभव है जिसमें अभिनेता प्रत्येक बार अपने कौशल से रचता है, जो हर बार तात्कालिक होकर उभरता है। जयदेव धनेजा नाटक की भाषा के संबंध में लिखते हैं, नाटक की भाषा केवल शब्द आश्रित नहीं होती, वह एक संश्लिष्ट जैविक इकाई की तरह होती है। इसमें सार्थक शब्द और निरर्थक ध्वनियों के अतिरिक्त मौन, क्रियाकलाप, मुखाभिनय, मुद्राएं आदि जीवंत रूप में दर्शकों तक संप्रेषित होते हैं। रंग भाषा एक जीवंत अनुभव है और यह जीवंतता लोक नाटकों की जान होती है और लोक मंच पर यह रंग भाषा अभिनेता की शक्ति का परिचय है, जो हर बार कुछ नया करता है, हर बार उसकी भाषा की चमक और निखरती तथा संप्रेषणीय होती है। यही स्वाभाविकता और भाषागत प्रयोग लोकनाट्य की विशेषता है, जो बड़े जनसमूह को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसे देखने के लिए लोग पहले से तैयारी कर घंटों घंटों उसे देखने के लिए तत्पर रहते हैं। श्रावण मास में होने वाले गौरी लोकनाट्य इस तथ्य का सशक्त प्रमाण है और इस तथ्य का भी कि गौरी की भाषा हर नाटकीय मंचन के साथ परिवर्तित होती रहती है। कुचामणी ख्याल, दूरा कलंगी जैसे लोकनाट्य भी कई घंटों चलने वाले नाट्य हैं। यदि इनकी रंग भाषा जीवंत और प्रभावी नहीं होती तो लोग इसे देखने के लिए कदापि तैयार नहीं होता। लोकनाट्यों की रंग भाषा वस्तुतः चलती हुई लयात्मकता लिए हुए होती है। यही लयात्मकता दर्शकों को लोकनाट्य में तल्लीन करती है। लोकनाट्यों की रंग भाषा में विनोदप्रियता, हास्य आदि की प्रधानता होती है। रंग भाषा गद्य और पद्य दोनों ही स्वरूप लिए होती है। लोकनाट्यों की भाषा रस सृष्टि में सहायक होनी चाहिए या होती ही है। ये सभी विशेषताएं मिलकर लोकनाट्यों की भाषा को लोक से जोड़कर सशक्त रंग भाषा सिद्ध होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि लोकनाट्यों की रंग भाषा का कोई बना बनाया ढांचा नहीं होता है। अभिनेता ही तय करता है कि किस तरह अपनी भाषा को प्रभावकारी बनाकर दर्शकों को अपनी ओर नाट्य के प्रति संवेदनशील बनाए रखे। लोकनाट्यों की भाषा रंग भाषा स्थानीयता लिए हुए होने के कारण उसमें आमजन के प्रचलित शब्दों की बहुलता होती है। ये शब्द अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, देशज आदि हो सकते हैं। यह भाषा विनोदी, वाचाल और व्यंग्यपरक होती है। लोकनाट्य की रंग भाषा अभिजात्य नाटकों से भिन्न आम बोलचाल की भाषा और तात्कालिकता और प्रसंग के साथ अनुकरण करती हुई होती है। यही रंग भाषा जीवंत भाषा होती है। रंग भाषा की यही जीवंतता लोकनाट्य को प्रभावित बनाती है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सैनी बोहरा जी इस विद्वत्तापूर्ण प्रवचन के लिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को आपने रेखांकित किया और बहुत सारी बातें जो पिछले सत्र में हुई उनको और आपने उल्लेख करके उनका भी आपने स्मरण किया। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब मैं डॉक्टर गणेश चंद्र जी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ कि बढ़ाने और अपना उद्बोधन। लोक साहित्य लोक कला के मर्मज्ञ इस सत्र के अध्यक्ष पितृतुल्य
डॉक्टर के शर्मा सर, मेरे सहयोगी चर्चक डॉक्टर हुसैनी सर, आगे जितने भी बुजुर्ग और इस लोक कला के क्षेत्र में जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है, ऐसे डॉक्टर जीवन सिंह, अग्रसेन राव, श्री रमेश बोराना सर, पूर्वाध्यक्ष राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, श्री अशोक मंथन जी, प्रोफेसर हेमंत गदालिया, और जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर इतनी दूर से यहाँ पे मुझे निमंत्रित किया है हमसे, ऐसे हमारे बड़े भाई लईक हुसैन साहब, जिनके साथ में मैंने बचपन से लेकर अब तक काम भी किया है और उनको देखा भी है, ऐसे हमारे विलास जानवी जी और आप सब बहनों और भाइयों। उद्घाटन समारोह में लोक की रंग भाषा, लोक नाट्य, लोक कलाओं के बारे में बड़ी अच्छी बातें की गई। आज सर ने भारतवर्ष में कहाँ का कौन कौन सी लोक कलाएं हैं, उस लोक कलाओं के बारे में उन्होंने आपके सामने प्रस्तुतिकरण रखा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ तमाशा के बारे में। और ये जो तमाशा है, ये तमाशा मूल शब्द जो है वो महाराष्ट्र का नहीं है, तो अरबी शब्द है। मतलब जब जब इस भूमि पर लोगों ने आक्रमण किया बाहर के, तो कुछ अपने अच्छे बुरे संस्कार उस भूमि पर छोड़ के गए। इस तमाशा को पहले खेल कहा जाता था, खेल या गम्मत। और ये जो गम्मत है, ये जो खेल खेला जाता था, तो लोगों द्वारा लोगों के लिए किया गया खेल मतलब लोक नाटक है। तो ये खेल जब मेरे दादा परदादा ये सब तमाशबीन थे, मैं खुद तमाशबीन हूँ, लेकिन पढ़ा लिखा तमाशबीन हूँ। और जब मैं लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो इसके जड़े जो है वो आदिम काल तक जाते हैं। तो ये खेल कहाँ किस में था? तो महाराष्ट्र की भूमि पर 3 विधा काम करती है। एक तो भक्ति विधा है, दूसरी विधि विधा है, और तीसरी लोक विधा है। जो भक्ति विधा है उसमें चक्रधर से लेकर, जो महानुभाव पंथ था वहां पे, उस चक्रधर से लेकर वारकरी संप्रदाय तक, मतलब ज्ञानेश्वर है, तुकाराम है, ज्ञानदेव है, नामदेव है, संत चोखा, संत सेना, संत सावता, संत मीराबाई, संत जनाबाई, इन सब संतों ने समाज में जो ऊंची नीचता थी, समाज में जो जाति व्यवस्था थी, समाज में जो अंधश्रद्धा कर्मकांड थे, उस पर मार्मिक भाष्य करने का काम किया। उनका लोक नाटक था भारूड, जो बहुजनों के सर के ऊपर आरूढ़ होता है, जो बहुरूढ़ होता है, उसे कहा गया भारूड। और उस भारूड में नाट्य छिपा था। उस लोक नाटक में, ये तो ओरल ट्रेडिशन है, दादा परदाताओं से लेकर आई ये मौखिक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होती जाती है। जो मेरे दादा ने गान गाया वही गान मेरे पिताजी गाते थे, लेकिन मेरे दादा के गाने का लहजा जो था वो अलग था, मेरे पिताजी का गाने का लहजा तो अलग था। क्योंकि लोक में या लोक नाटक में जो गीत गाए जाते हैं वो अपने हिसाब से गाए जाते हैं, उसे कहीं शास्त्र नहीं, उसमें इलास्टिसिटी है, वो लवचिक है, अपने हिसाब से उसे कितना ताना लेना है, कहाँ तक जाना है, तो लोग गाते हैं, वो गाते थे। और ऐसे ही तमाशा इन भक्ति नाट्यों में से, विधि नाट्यों में से रंजन प्रदान होते चले गया। लेकिन वो खाली रंजन प्रदान नहीं रहा, तो उन्होंने समाज का उद्बोधन प्रबोधन किया, और समाज का प्रबोधन करते समय लोगों को लोक शिक्षण देने का काम भी तमाशा ने किया है। तमाशा जब 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पेशवाई का अस्त हुआ, उस पेशवाई में जो शाहिर थे, ब्राह्मण शाहिर थे, जो पढ़े लिखे थे, और उनका नाम था शाहिर प्रभाकर, शाहिर हुनाजी, शाहिर बाड़ा, शाहिर राम जोशी, शाहिर परसराम। एक शाहिर मुस्लिम समाज के थे, जिसे शिकलगार समाज के कहते हैं, जो अपने चाकू छुरियों को जो धार लगाते हैं लोग, हमारे उधर उनको शिकलगार कहते हैं। उनका नाम था सगन भाऊ। वो सगन भाई
जी जी जी। सगन भाई और परशुराम ये विठल भक्त थे, उनको वर्दी परशुराम कहा जाता था। लेकिन शायद प्रभाकर, शायद हुनाजी, शायद बाला, शायद राम जोशी, ये जो शायर थे ये कीर्तनकार शायर थे। ये जो तमाशा कला है, ये जितनी भी कलाएं हैं लोकनाट्य की, ये कला को संवारा है, इसका प्रिजर्व किया है, इसको प्रस्तुत किया है, इसे खेला है अस्पृश्य समाज में, जो पिछड़े जाति के लोग थे, जो मार, मांग, चबार, गोंदली, मराठा, ये सब लोग, बहुजन लोग, इन बहुजन लोगों ने इसको प्रिजर्व करके रखा और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। जब पेशवाई में गाया जाता था तो बाजीराव पेशवा का गुणगान वहां पे किया जाता था, बस उसको अच्छा लगे ये गाया जाता था। पहले तो ये जो तमाशा है, ये आख्यानक लावनी, जो कलंगी तुरा आज आप देखने वाले हैं, हमारे पास में उसे कलगी तुरा कहते हैं, और वो कलगी तुरा भेदिक कवनों में से आता था। और ये भेदिक कवन है, भेद करना, तो ये भेदिक कवन रात भर गाया जाता था। बाद में पेशवाई में उसे श्रृंगार का साथ चढ़ा। वो पहले तो आध्यात्मिक था तमाशा, तो श्रृंगारिक लावनी, कटाव, शिल्का, भेदिक कवन, छक्कड़, घाटाची लावणी, हौदाची लावणी, चौकाची लावणी, तो लावणी के भी अलग अलग प्रकार आपको दिखाई देंगे। आजकल जो लावणी आप देखते हैं वो लावणी नहीं है। लावणी मतलब नृत्य नहीं है। लावणी श्रृंगार के साथ में हाव भाव करते समय जो आपने बात रखी है कि जहां उसमें आहार्य अभिनय है, अंगिक अभिनय है, वाचिक अभिनय है, और उसके साथ में अदाकारी का नृत्य है। और जब नृत्य, जरा इसका आवाज कम कर दीजिए। हाँ क्या है, हाँ हो गया। तो ये अरबी का जो तमाशा है, ये तमाशा फारसी में आया शब्द, फारसी से उर्दू में आया, और उर्दू से मराठी में आकर स्थापित हुआ। उसके ओर देखने का जो नजरिया है लोगों का, जो क्लास, एलिट क्लास और नॉन एलिट क्लास हम जो बोलते हैं ना, अभिजन और ग्रामजन, इसे सवारा तो ग्रामजनों ने है, लोगों के लिए है, अभिजनों के लिए भी है। संस्कार और संस्कृति का जतन संवर्धन करने का काम समाजविदों ने किया है और लोगों को संदेश दिया है। तो ये जब फारसी से अरबी में आया, अरबी में मराठी, अरबी से उर्दू से मराठी में आया और मराठी में आकर स्थापित हुआ, तो उस समय उसे गाली के नाम से लोग पहचानने लगे। मतलब दो लोगों के घर में कोई झगड़ा चला तो क्या तमाशा लगाया है यहाँ पर, चलो भागो, जैसे उत्तर भारत में क्या नौटंकी लगाई है आप लोगों ने। इन लोक कलाओं पे ओर देखने का जो नजरिया है लोगों का, वो बदलना चाहिए। और लोगों की ओर, लोग की ओर, फोक लोर बोलते हैं, मतलब पिछड़े जाति के लोगों ने जिसे सवारा है उसे लोर कहा गया है। जो अच्छी बात है कि फोक हमारा नहीं है, फोक नहीं है हमारा, लोक हमारा है, संस्कृति हमारी, परंपरा हमारी। तो इस तमाशा में पहले तो इन 5 शायरों ने अपने कवन लिखना शुरू कर दिया, अपनी रचनाएं रखना शुरू कर दी, लेकिन पढ़े लिखे होने की वजह से उनको संस्कृत का अभ्यास था और फिर उसमें संस्कृत श्लोकों का उन्होंने अवलंबन करना शुरू किया। संस्कृत श्लोक लिखे, लेकिन फिर इसके घटक जो है, इसके एलिमेंट्स जो है तमाशा के, वो क्या होना चाहिए। सब लोग गणेश की पूजा करते हैं, गणेश आद्य दैवत है, विघ्नकर्ता है, विघ्नहर्ता है, बहुजनों का देव है, लोक दैवत संप्रदाय का देव है गणपति। तो गणपति के नाम से ईश स्तवन जो करते हैं उसे तमाशा में गण कहा जाता है। और ये जो गण है, ये गण 5-5 गणों की सलामी देकर, पहले तो 5 गणों की सलामी होती थी, एक तो दर्शकों के लिए, एक तो रंगपीठ के लिए, एक तो खुद के लिए, एक तो परंपरा के लिए, और ये आगे चल के जो परंपरा आने वाली है 5 गण। या नाचत रंगनी गणवा हो गवरी जहार की, मतलब आप नृत्य करते आइए गणपति जी और हमें आशीर्वाद दीजिए। शाहीर पठ्ठे बापूराव, शाहीर भाऊ बनकर, शाहीर भाऊ बापू मान नारायण गावकर, शाहीर उमा मान सावळकर, शाहीर हैबती घाटगे कुशे सावळेकर, तो ये परंपरा वहां से चलते आई है। इन सब शायरों ने इसकी जो धरोहर है वो यहाँ तक लाई है, और उन शायरों की ये बदौलत है कि हम जैसे लोग अभी पढ़ रहे हैं और जो पुराने कवन है वो
कौन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तमाशा की जो विद्वत जन है, तमाशा के उन्होंने ऐसे एलिमेंट्स बनाए, उनके घटक बनाए। पहले तो होता था गण, गण के बाद में होता है मुद्रा। मुद्रा शब्द भी हिंदी है, मराठी में उसे मुद्रा कहा जाता है, जिसे हम सलामी कहते हैं, पारसी शब्द। तो सलामी, नृत्यांगना आती है और सलामी देती है। तो वो जब आती है तो कभी मुंह बताकर नहीं आती है, तो इस तरीके से होती है, पीठ बताती है। और शास्त्रों में पीठ बताना, शास्त्र बोलता है, नाट्य शास्त्र, एक्टर ने पीठ नहीं बताना चाहिए, लेकिन लोग उससे उलट करते हैं, लोग में उलट है। और जब आते हैं तो अपना जो पल्लू है दोनों हाथ में है, और फिर नृत्य करते समय स्टेज पर आकर वो लोगों के सामने मुद्रा करती है। ये मुद्रा भी 1.5 घंटा 2 घंटा चलता था, और फिर उसमें कुछ टाकनी होती थी। उसके बाद में गौलन, 16,000 गोपियां जब मथुरा के बाजार मक्खन दही दूध लेके जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए कृष्ण और पेंड्या वहां पे आते हैं, बोलते चलो मथुरा के बाजार जाना है। उस गौलन में 3 प्रकार की गौलन होती है जो गाई जाती है। एक तो हळीची गौलन, हळी मतलब आवाज देना कि चलो लड़कियों चलो, सूरज इतना ऊपर आया है, हमें मथुरा के बाजार जाना है। बाजार मोठा लवकर गाठा, मथुरेच्या हाटा चला निघा निघा ग। बाजार मोठा लवकर गाठा, मथुरेच्या हाटा चला निघा निघा। वरच्या आळीच्या चंद्रावळीच्या फळीला जाऊन सांगा सांगा ग। वरच्या आळीच्या चंद्रावळीच्या ये उसका सौंदर्य स्थल है। ये जो जगह ली है उन लोगों ने, इसे कहते हैं झील। झील का मतलब आप लोग तो समझते होंगे कि उस पानी के झरने के ऊपर या कोई तालाब में, कुछ समुद्र में जो झील आती है, उस तरीके से लहर है। वो झील जो है, वो जो ताना है, उसे कहते हैं ललकारी। और मराठी में उसे कहते हैं महारी गायकी। महार ये शब्द जो है, ये जातिवाचक शब्द है, लेकिन इस गायकी के लिए महार ये शब्द जो है, मैंने मी उड़ेली री, मैंने जो री खींची है, जो झील खींची है, ये री मैंने खींची है। तो जब जाना है मथुरा के बाजार, तो ये झील जब तक नहीं आती है, तो 16,000 गोपियां वहां पे उस मौसी के पास में नहीं आती है। वरचाळीच्या चंद्रावळीच्या फळीला जाऊन सांगा सांगा ग। बाजाराला उशीर झाला, सूर्यबिंबावर आला बघा ग। बाजार मोठा लवकर गाठा, मथुरेच्या हाटा चला निघा निघा। आप ताली बजा सकते हैं। बस जब निकलते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं, और उनका फ्रेंड जो पेंड्या है वो भी आता है, और उनको बोलता है रुको, जाने का नहीं। बोलते तू कौन है? तो बोले मैं कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान गॉगल बिगल पहन के, सूट बूट में, हाथ में पीला हाथी से गाय ये लेके आया है, कोई बांसुरी नहीं, कुछ नहीं उसके पास में। मौसी बोलती कौन है? बोलता मैं कृष्ण हूँ। अरे हमने क्या कृष्ण देखा नहीं? ऐसा इतना छोटा छोटा कृष्ण था, कैसा लुटू 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 दौड़ता था, पीछे से हाथ डालता था। ये पीछे से कहाँ पे हाथ डालता था? अरे दही चुराने के लिए, मक्खन चुराने के लिए। तो ये कब बोलेगा? हमने कृष्ण देखा है, तेरे मुंह से तो ऐसा लगता है तू कहीं मूची है। तो कृष्ण को मूची बोले? रुक जाइए, आपको मैं मेरा परिचय देता हूँ। कृष्ण परिचय देता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्यमर्दनम देवकी परमानंदरम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोला पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। अध्यात्म है। फिर बोलते हैं कि भगवान आपको हमने पहचान लिया, लेकिन आप काले हैं, आप हमें पसंद नहीं। पहचान लेते हो और काले भी बोलते हो। रुक जाइए, मेरा जो कालापन है ना, उसका महिमा आपको बताता हूँ।
आवड तुम्हा नाही गाळ्याची, कला आपको पसंद नहीं है, आवड तुम्हा नाही गाळ्याची, मण्याचा रंग की काळा, आवड तुम्हा नाही काळ्याची, आवड तुम्हा नाही काळ्याची, केसामध्ये गजरा बाई भाळतो कसा देखना, बाल भी तो काले हैं, गोऱ्या गालावरचा तिळ जो आपका सौंदर्य फुलाता है, तिलाचा रंग बी काळा, आवड तुम्हा नाही काळ्याची, आवड तुम्हा नाही काळ्याची, आवड तुम्हा नाही काळ्याची। अरे ठीक है भाई, तू बोल रहा है सब, लेकिन तूने कल क्या किया? तकरारीची गौरव। एक तो हल्की होती है, दूसरी तकरार करने वाली। चलो, इसने क्या किया? कल हमारे मटकी फोड़ डाली, मेरी सास ने मुझे बहुत चिल्लाई, आप कहाँ से मटकी लाएंगे और फिर उसमें मक्खन लेके बाजार जाएंगे, इसलिए यशोदा माँ के पास में हम इसकी कंप्लेंट करेंगे। तो वहां पे भी हल्की गौरव, तकरार की गौरव जो है, जो तकरार करती है गोपियां यशोदा माँ के पास में जाके, देखिए ये जो शायरों ने लिखा है पुराने बात, मतलब स्वतंत्रता के बाद में लिखने वाला शायर जो है वो मर गया, कोई लिखता नहीं है। ये पुराने लोगों ने जो लिखा है वही अभी है, नया कोई नहीं लिख रहा है। उन लोगों की प्रतिभा इतनी बड़ी थी कि वो लिखते समय भी उसका जो यमक है, उसका जो न्यास है, जो प्रास है, जो अलंकार है, देखिए नजाकत देखिए। मला नाडिले ग, मला नाडिले, मला मला नाडिले ग, मला नाडिले, मला नाडिले कान्हाने, फोडिले माठ धड धडा, मला नाडिले ग, मला नाडिले, येता जाता नीत उभा मथुरेवरी, चित्त ठेवणी तो गिरधारी, राग येता मग बोलले भारी, हो राग येता मग बोलले भारी, फडफडा मला नाडिले ग, मला नाडिले। पढ़े लिखे नहीं थे शायद, लेकिन लिखा तो ठीक है। खंडू कवीची अगणिक वाणीची प्रचंड गाणी, खंडू कवीची अगणिक गाणीची प्रचंड वाणी, जणू आसमानी वीज कडाडली, जणू आसमानी वीज कडाडली, फडफडा मला नाडिले ग, मला नाडिले ग, मला नाडिले। गोपियों, ठीक है, आपने मेरी कंप्लेंट कर दी है ना हमारे माता जी के पास में, मैं ऐसा आपको छोड़ूंगा नहीं, तो क्या करेगा? क्या मेरी भक्ति करना पड़ेगी आपको, मेरी भक्ति करना पड़ेगी, उसके बाद में आपको मैं बाजार जाने दूंगा कृष्ण बोलते। ठीक है भगवान, मैं आपकी भक्ति करती हूँ। ए लड़कियों, चलो भगवान की भक्ति करो। बोलता है चलो, हाथ जोड़ो, जोड़े, पैर जोड़े, आग बंद करो। मौसी बोलती है मुर्दे, आग बंद करके क्या करने वाला है? अरे मैं अपना दृष्टांत आपको बताने वाला था, चलो शुरू करो। तो वहां पे विनवणीची गोळ, बिनती वाली की आम्ही जाऊ दे, सोड जाऊ दे मला मथुरेला का, आडवीशी गवळ नीला, सोड जाऊ दे मला मथुरेला का, आडवीशी गवळ नीला, वर काय म्हणावे तुझ्या या खोडीला, व्याकुळ जीव झाला, काय म्हणावे तुझ्या या खोडीला, व्याकुळ जीव झाला, सोड जाऊ दे। डांस के स्टेप भी जो है, जो ढोलक बजेगी उस ढोलक के हिसाब से ही वो लड़कियां नृत्य करेंगी, और कहीं सीखा नहीं है। जो बताया ना आपने, दादा ने बताया कि भाई वो कुचिपुड़ी वाले को बोला कि आप कहाँ से सीखे, कहीं से सीखते नहीं, अनुकरणशील है, अनुकरण करते हैं बचपने से लेकर। अभी मैंने कोई कॉलेज में जाके ये गाने सीखे नहीं, तो मेरे दादा परदादाओं ने जो गाया, जो घर में गाया जाता है, जो गांव में गाया जाता है, जो हम तमाशा में काम करते समय गाते हैं, देखते हैं, तो कोई कथक के साथ में उसके पैर नहीं मिलते। व्याकुळ जीव झाला, सोड जाऊ दे मला
मथुरेला का आडवीशी गवळ नीला. सोड जाऊ दे मला मथुरेला का आडवीशी गवळ नीला. सोड जाऊ दे मला मथुरेला का आडवीशी गवळ नीला. अब देखिए इसके बाद में कृष्ण बोलता है कि आप देखिए, मैं दृष्टांत तो आपको दे रहा हूं, मैं कौन हूं तो आपको पता चलेगा. आपने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन अभी भी मुझे शंका है आप पर. मौसी जो है, किसी लोक नाटक में कृष्ण भगवान की निंदा है, उसकी ठट्टा नहीं की जाती, लेकिन तमाशा ऐसा है कि उसमें कृष्ण भगवान की ठट्टा की लेख साहब कितनी बार बात की? 7 बज रहे हैं जी. आपको एक बार और बुलाइए पूरा तमाम भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में तमाशा ने काम किया. समाज प्रबोधन के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जातीय अंतर की लड़ाई चली, उसमें तमाशा ने काम किया. संयुक्त महाराष्ट्र की जो मिशन था, उसने भी तमाशा ने काम किया. और आज ग्लोबलाइजेशन के जमाने में तमाशा की ये जो बीज लेकर मैं हर जगह जा रहा हूँ, दुनिया भर घूम रहा हूँ. आज मुझे यहाँ पे लेख साहब आपने बुलाया. मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं आपसे गलती करता हूँ और यही से मेरे वाणी को विराम देता हूँ. धन्यवाद. भट्ट परिवार वो तमाशा की करता है, लेकिन ये नहीं है. मराठी में अद्भुत है. मराठी का लोग तो हमारे हिंदी लोग में नहीं है. हिंदी वाला तो आलसी आदमी होता है, न गाता है, बजाता है, न कुछ नहीं. पानी से नहीं आता. हिंदी में तमाशा है ऐसे नहीं गाता है, ऐसे नहीं नाचता. हमारे मधुबन में नाचते हैं स्टेज पे, उसको शर्म आती है. ये मधुबन के प्रोफेसर है, ये तो प्रोफेसर हमारे सब नचा दो किसी भाई. आपको कब सुनेंगे? एक आध कुछ इनको सुना दो ना, एक आध गीत अच्छा सा सुना दो यार. हाँ देखिए, हाँ. जो मैंने तमाशा की जो गायकी की बात की ना, तो उसमें एक टाकनी नाम का प्रकार होता है. टाकनी ये होती है कि जब वगनाट्य होता है तो वगनाट्य का विषय क्या है, उस विषय का सार जो है उस टाकनी में से निकालते हैं. उस टाकनी गाकर बताते हैं और फिर बाद में कोई चतुर्सेन है, कोई हिरण्यकशिपु है, जो राजा आता है उसका परिचय खुद देता है कि मैं राजा चतुर्सेन या मैं राजा हिरण्यकशिपु, और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि प्रहलाद को मुझे अभी ढकेल देना है पहाड़ से. इस तरीके से अपना अपना परिचय वो देते हैं, लोगों को उसमें शामिल करके लेते हैं. तो जब मेरे पास में संजय लीला बंसाली जी का प्रस्ताव आया कि भाई हम ऐसा एक तमाशा ओरिएंटेड हिस्टोरिकल फिल्म कर रहे हैं, तो आप हमें कुछ बताइए आपको क्या आता है. तो मैंने बोला कि मैं महाराष्ट्र का पूरा फोक गाता हूँ, गोंधल गाता हूँ, पोवाड़ा गाता हूँ, भारुड गाता हूँ, कलगीतुरा गाता हूँ, तमाशा की पूरी गायकी मुझे आती है. तो बोले सुना. तो मैंने उनको कुछ सुना है, तो बोले कुछ मजा नहीं आया. तो हम लोग 3 साल काम कर रहे थे म्यूजिक पे. फिर वो दीपिका पादुकोण ऐसी बैठी थी, रणवीर सिंह थे, संजय लीला बंसाली थे और हम बैठे थे. बोले दीपिका आपको कैसी लगती है? तो मैंने बोला अच्छी दिखती है. अरे अच्छी तो दिखती है, क्यों दिखती है अच्छी, ये आपको लिखना है. तो वहीं पे हमने टाकनी लिखी और वहीं पे उनको गा के सुनाई और उन्होंने लॉक कर दी. आपका पसंदीदा नभतुनियाली अप्सरा, हे नभतुनियाली अप्सरा, अशी सुंदर साज सजवून आली 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 ग आली. केसामध्ये माळला गजरा, लोकांच्या नजर खिळल्या तिच्यावर. आली ग आली दुनियाची प्यारी तू, आगनारी हरणी ग, आगनारी सुंदरा. आली ग आली महाराणी ग आली. जिजीर जिजीर जी नजर जो तेरी लागे, मैं दीवानी हो गई, मैं दीवानी, हाँ दीवानी मस्तानी हो
जो रैप है वो फोक में है। और अभी जो पंजाबी गाना जो बिगाड़ा है ना, ये बादशाह जो लोग आए हैं हनी सिंह, इन्होंने पंजाबी गुरुबानी जो हम सुनेंगे या पंजाबी सूफी गाना हम सुनेंगे, देखिए उसमें एक ईश्वर के लिए एक अर्थात है, अंदर से भगवान के लिए कुछ मांगते हैं, गाते हैं। इन्होंने उसको रैप में बदल दिया, लेकिन फोक में जो रैप था वो समाज प्रबोधन के लिए था। एक ऐसी छक्कर जो 6 कंधे की होती है, मुखड़े जो होते हैं, मुखड़ा और उसके जो ये है, तो वो द्रुत में भी जाते हैं, विलंबित में भी गाते हैं, और उसमें से एक संदेश लोगों को दिया जाता है। तो मराठी अस्मिता के लिए शायद अमर सिंह ने वो छक्कर गाई थी, वो मैं आपको रैप कैसा है। माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती है कायली, माझी मैना गावावर राहिली, हो माझ्या जीवाची होती है कायली, माझी मैना माझी मैना माझी मैना माझी मैना, वटू बाजार गव्हाळ गोड चंद्राची, उदात्त गुणाची मोठ्या मनाची, सीता ती माझी रामाची, हसून बोलायची मंद चालायची सुगंध केतकी, घडी पुतळी सोन्याची नव्या नवतीची, काळी जवण्याची रेखी गोया कमान रवींद्र धनुची, हिरकणी हिऱ्याची काठी अंधऱ्याची, आणि तशीच ती माझी गरीबाची मैना रत्नाची खान है, मैना रत्नाची खान, माझा जीव की प्राण कसे सुखाना वाहन, तिच्या गुणाची छक्कर मी गायली, हो माझ्या जीवाची होती आहे कायली, माझी मैना गावावर राहिली, माझ्या जीवाची होती आहे कायली, गरिबीनं ताकद केल्या महादोगांची, अंधारी तयारी माझी मुंबईला जाण्याची, वेळ होती ती भऱ्या पाठीची, बांधाबांध केली भाकरी तुकड्याची, गर्वीत निघाली मैना माझी चांदणी शुक्राची, गावकरीला येतात कळे कोमजली तिच्या अंतरीची, शिकस्त केली मी तिला पत्राची वचनाची, दागिन्यानं म्हणून काढायची, बोली केली शिंदेशाही कोऱ्याची, साध्या कोल्हापुरी वज्रती, गळ्यात माळ पुतळ्याची, कानात गोग्र, पायात माथुळ्या, दंड टिळा, नाकात सर्जाची। इसमें रैप नहीं दिखता है। वाह वाह, जो आने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को ये समझाते हैं हम कि भाई लोग ये पहले पढ़िए, ये इतना बड़ा आपके पास में भंडार है, वो रैप तो देखिए, ये रैप देखिए। ये तो ऐसा लग रहा है संस्कृत के मंत्र बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा ये बताइए, चंद्रपुर विदर्भ में झाड़ापट्टी होता है, झाड़ीपट्टी, झाड़ीपट्टी वो क्या है, ये क्या है? उसमें नाटक खेला जाता है, झाड़ीपट्टी का नाटक, उनकी बोली होती है विदर्भीय बोली, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट होती है, और स्क्रिप्ट को पीछे से प्रॉम्प्टिंग होती है। प्रॉम्प्टिंग होती है, प्रॉम्प्टिंग। हाँ, और पैसा बहुत है झाड़ीपट्टी में, हाँ उसमें कहते हैं 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए के बहुत बड़ा उनका 100 ये है। 3-4 महीने तक चलता है। हाँ, महाराष्ट्र बहुत अलग तरह का प्रांत है, मुंबई से बराबरी नहीं कर रहा है। मुंबई से बड़े बड़े रिपोर्टेड आर्टिस्ट जो है मराठी के, वो वहां पे जाते हैं और झाड़ीपट्टी के नाटक करते हैं, दंडारी खेलते, दंडार। तो ये सब विधायक है, ये सब महाराष्ट्र है, तो मैंने अपनी बात को रखने बस। झाड़ीपट्टी का कुछ सुना सकते हैं? नहीं सर, वो नाटक है, वो तो नाटक है, वो नाटक है, नहीं, उसका कुछ है तो लोग नाटक ही। संवाद नाटक ही है, तो संवाद तो बड़े जोर जोर से कहे जाते हैं। जैसे मराठी में जो संवाद कृष्ण कहेगा या कुछ अलग सा कोई लोक नाटक है समझो, तो पहला जो वगनाट्य खेला गया तो 1818 में, जिसका नाम था मोहना बटाव। जैसे भवाई में वेश किया जाता है, तो भवाई में एक वेश है छेल बटाव, तो वो जो छेल बटाव की जो स्टोरी है वही मोहना बटाव के नाम से वहां पे पहला वगनाट्य जो तमाशा रंगभूमि पे आया वो मोहना बटाव, उसको खेला था उमा मांग सावलजकर ने, उनको उसका जनक कहा जाता है। इसका केंद्र चंद्रपुर है? नहीं, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, पश्चिम महाराष्ट्र में तमाशा के भी 2 प्रकार। झाड़ीपट्टी है, झाड़ीपट्टी तो चंद्रपुर, चंद्रपुर, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, विदर्भी है, इधर भी झाड़ीपट्टी है। विदर्भी वैदर्भी बोली, वराड़ी बोली, विदर्भी है। हाँ वराड़ी बोली, और हमारी जो है घाटी बोली, क्योंकि हम घाट के ऊपर रहते हैं, तो घाटी में तमाशा लोग खेलते हैं। तो इस तमाशा संगीत बारी का तमाशा अलग सा है, जिसमें खाली लावनी देखी जाती है, लावनी की जाती है नृत्य, और ढोलकी फड़का जो तमाशा उसमें 100 लोग लेकर तमाशा में अपना तंबू लेकर गांव-गांव जाकर वो तमाशा करते हैं। प्रदेश जैसे अलग अलग भाषा है, तो कोंकण में उसे कहीं नमन खेले कहा जाता है, तो विदर्भ में उसे खड़ी गमत कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारे खानदेश में उसे तख्त राव का तमाशा कहा जाता है। तख्त पर तमाशा करते हैं, ट्रैक्टर के टॉली पर, पहले बैलगाड़ी में करते हैं।
तो ऐसे अलग अलग नाम है उसको, लेकिन स्टाइल जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो यही है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आदरणीय जीवन सिंह जी भी कह रहे थे कि जो परफॉर्मेंस है वो किसी भी थियोरेटिकल पेपर को बीट करता है। हम पॉलिटिकल पेपर की सैद्धांतिक बातें कर रहे हैं, जो जब लोग की बात करते हैं तो वो बिना परफॉर्मेंस के उसकी बात उसका वो प्रमाण हमारे सामने अभी है। मैं सिर्फ 2-3 वाक्य कह के अध्यक्ष जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि फोक और लोक के बारे में कुछ बातें हुई हैं। मैंने इसी साल फोकलोर एंड कल्चर स्टडीज में एमए किया। तो बेसिकली ये जो शब्द है वो वोक VOL के जर्मनी से आया है, जिसको इंग्लिश में फोक कहा बाद में। और आप देखिए कि लगभग बातें समान हैं, चाहे आप फोक का प्रयोग करें। एक उदाहरण देके बात खत्म कर दूंगा कि जो इजिप्शियन फोकलोर है, मिस्र की जो लोक गाथाएं हैं वहाँ के खासतौर से जनजातीय समुदायों में, जनजाति शब्द भारत का हो सकता है लेकिन जो नेटिव्स हैं वो सृष्टि की उत्पत्ति का एक तरीका बताते हैं। बहुत सारे दुनिया के लोक साहित्य में सृष्टि की उत्पत्ति में ईश्वर का स्थान नहीं। तो वो ये कहते हैं कि प्रारंभ में एक बहुत बड़ी चिड़िया थी, लार्ज बर्ड विद डार्क विंग्स, और उस बहुत बड़ी चिड़िया ने एक बहुत बड़ा सोने का अंडा दिया और सदियों तक उस अंडे को वो सेती रही। और बहुत सदियों बाद उस अंडे के भीतर जीवन की हलचल हुई। अंत में वो 2 टुकड़ों में टूटा, एक आकाश बन गया, दूसरी पृथ्वी। तो ये जो लोक की चेतना है, जैसा आप सर कह रहे थे कि उसमें घोड़े उड़ सकते हैं, तो ये जो तत्व है लोक का, इजिप्शियन फोकलोर में हमको दिखाई देता है। इसी तरीके से सिक्किम में एक जनजाति लेप्चा करके वो भी मानते हैं कि जो कंचनजंगा पहाड़ है, वो कहते हैं वी आर चिल्ड्रन ऑफ स्नो, हम स्नो के या बर्फ के पुत्र हैं, हम कंचनजंगा से आए हैं और मृत्यु के बाद पुनः वहीं लौट जाएंगे। ऐसा कोई उत्पत्ति का जो इस पारंपरिक मैथोलॉजी में भारत में ब्रह्मा जी और अन्य की बात की जाती है, जो जनजातीय साहित्य है, खासतौर से जो नेटिव्स का साहित्य पूरी दुनिया में, उसमें एक भिन्न बात है, जिसके 2 उदाहरण आपके सम्मुख रखे मैंने। कि जो लेप्चा जनजाति के लोग सिक्किम में हैं, वो कहते हैं कि वी आर चिल्ड्रन ऑफ स्नो, वी कम फ्रॉम कंचनजंगा एंड वी गो बैक टू कंचनजंगा। ऐसा ही वो करते हैं। इसी तरीके मिस्र का मैंने बताया। तो जो यूनानी फोकलोर है या दुनिया के अन्य क्षेत्रों में वहाँ के जो इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके साहित्य में लगभग समान बातें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये एक उदाहरण के लिए मैंने कहा। समय बहुत हो चुका, मुझे बहुत कहना भी नहीं था। मैं तो एक तरीके से क्या कहें, रईस साहब के आदेश से यहाँ खड़ा हूँ। इस पूरी परियोजना का हिस्सा भी नहीं था, मगर क्योंकि यहाँ हूँ इसलिए आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ। और अब मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि वे अपना उद्बोधन दें और जो प्रश्न आपने रखा था सर, उसका समाधान भी बताएं। क्लासिक और फोक के बीच का जो अंतर था। अच्छा जी प्लीज। जो बात वहाँ अधूरी रह गई थी तो उद्घाटन करती बुनियाद पूरी की जा सामने बैठे हुए आदरणीय और प्रिय सज्जन, तो कुछ इसमें बहुत आदरणीय है और कुछ इसमें प्रिय है, तो इसलिए मैं प्रियादरणीय कह देता हूँ। प्रियादरणीय सज्जन इस मंच पर बैठे डॉक्टर हुसैन तो इतने से थे, जब से देख रहा हूँ मेरे पड़ोसी ही थे। और आपने तो शिवे साहब पूरा तमाशा ही हमारे सामने साकार कर दिया। मैं सिर्फ तमाशा शब्द जानता था और यह जानता था कि ये महाराष्ट्र का है, लेकिन जिस तरह से आपने नृत्य करके और जिस तरह से उसकी लयकारी दिखा करके उसे प्रस्तुत किया है,
मैं समझता हूँ इतना जीवंत सत्र शायद ही कोई आगे हो। इसके लिए मैं अपने आप को भी भाग्यशाली मानता हूँ। डॉक्टर चंडालिया तो जैसे जैसे अपनी एकेडमी के स्थायी ये संचालक हो गए हैं। अन्य कार्य देखा और ठीक ढंग से समेट लेते हैं उसको। एकेडमी से ऊपर है, एकेडमी के नीचे है, अध्यक्ष जी के नीचे। आज तो भैया कुछ भी कह लो, नीचे कह लो, बाहर कह लो, कुछ भी कह लो, जमाना ऐसा है। खैर इसीलिए तो आप याद आते हो बार बार। ये जो सत्र है बड़ा चुनकर के उन्होंने रखा। ये आदमी प्रोफेसर है, यानी हिंदी का प्रोफेसर मैं भी हूँ, कविता मैं भी गा सकता हूँ, मैं भी सुना सकता हूँ, लेकिन नाच तो नहीं सकता। और मैंने इसको अन्यत्र भी कई ये सुनी है, अपने तमाशा के दर्शन देखे हैं। क्योंकि मैं तो आपके सबके शुभकामनाओं से केंद्रीय हिंदी संस्थान में रहा, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में भी कई बार गया, उन लोगों ने भी आयोजन किया, वहाँ भी देखा मैंने, और साउथ के भी और वो देखे, लेकिन इस तरह और बोलने वाले भी देखे। ये तो बोलने वाला नहीं है, ये तो नाचने वाला है। खुद अपने आप में एक तमाशा है। आपने देखा डॉक्टर हुसैनी में वो नाचने गाने वाली कला नहीं है, वो मास्टर है। मेरी तरह से अपनी आवाज ऊंची नीची कर सकता है, वाचिक अभिनय फिर भी कर सकता है, लेकिन आपके आंगिक और दूसरी तरह के नहीं। तो बहुत अच्छा रहा। मैं तो दरअसल राजस्थानी लोक नाट्य की विशेषताओं पर कहना चाहता था उस समय, लेकिन अब नहीं। इतने सुंदर आख्यान के बाद, इतने सुंदर आख्यान के बाद मैं ऐसी धृष्टता नहीं कर सकता। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, इनको, उनको, सबको। और वो लई खुशन किधर घुस गए। अच्छा तो उनको भी जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं इन सबको साक्षात दर्शन कर सकूं, देख सकूं, संभव हुआ तो कल कभी देखूं। कला मेरा ऐसा नहीं था। 5-5 हजार की गैदरिंग में मैंने वहां पर अपने एमबी कॉलेज के खुले रंगमंच पर पूरे गीत बिना साजिद देके, मास्टर एक दूसरे से बड़ी ईर्ष्या करते हैं, है ना। अपने एक थे, अब वो कहते हैं जो स्वर्गवासी हो जाए उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए, निर्निसी बोनम एक पाठ था। तो अध्यापकों ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया वहां, मैं भी उसमें शामिल था। और तो लेकिन जब मेरा नंबर आया तो पीछे से सारे साजिंदे गायब, और छात्र ऊपर तक बैठे, मेरे ही छात्र। मैंने कहा देख रहे हो ना, मेरे साथ साज नहीं है, तो पीछे से आवाज आई, आवाज तो है। मैंने वाकई में अपनी पूरी आवाज के साथ अपना ही रचा हुआ एक गीत वहां पर प्रस्तुत किया था। अब आज ये गला मेरा खराब हो गया, कुछ दिनों से तो और भी ज्यादा। कभी मौका मिला तो कहूँगा आपको, ये इन्होंने जो जिसकी वो सुनाई, वो लयकारी, वो मुझे बड़ी पसंद थी। उसका वो गीत जो है, कौन सा, नजर लागी तोरी, हाँ, उस गीत के पहले का हिस्सा तो है वो। तो
ये सत्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बात जब अपने आप को विद्वान समझ करके बोलने लगते हैं ना, और विद्वान समझ करके करने लगते हैं संगोष्ठी को, तो सत्यानाश है। वो अपनी विद्वत्ता दिखाने लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है, और मैं तो हूँ ही नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर हुसैनी बोहरा साहब इस सत्र की सफलता के लिए और अगले कार्यक्रम के लिए हम लोग धन्यवाद। सर कल सुबह 10 बजे यही बात, कल सुबह 10 बजे फिर से ये सत्र का आयोजन होगा इसी हॉल में, इसी सभागार में, और सुबह 10 बजे फिर हम कल सुबह 10 बजे इसी हॉल में फिर से सत्र प्रारंभ होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद, थैंक यू। और अभी लोक नाट्य तुरा कलमी शैली में रानी रूपमती फूलमती देखते हैं। लाइक साहब का बहुत आभार है, आपने इतना शानदार प्रोग्राम देखने के, मतलब वास्तव में शानदार, मजा ये लीजिए, हमारे भी खींच लो। एक यादगार शाम आपके साथ आपके साथ कीजिए। ये सब यहाँ पर हमने इस थिएटर यहाँ पर देख रही अफसर हुसैन अशोक नीतू ले आएंगे जीवन सिंह साहित्य अकादमी उदयपुर नीतू और भारतीय लोक कला मंडल एक उपेंद्र इनके संयुक्त तत्वाधान में जो संगोष्ठी 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन यहाँ पे किया गया, उसके लिए भारतीय लोक कला मंडल ने मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया और मैंने अपनी बात जो है ये तमाशा जो महाराष्ट्र का है उस पर मैंने अपनी बात रखी है। ये ट्रेडिशन, ये परंपरा ये लोगों तक पहुँचना चाहिए और मराठी तमाशा दुनिया भर लोगों ने देखना चाहिए। और वो तमाशा की जो गरिमा है, तमाशा का जो प्रावधान है, जो समाज के प्रबोधन उद्बोधन शिक्षण के लिए हुआ है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रोफेसर डॉक्टर लईक हुसैन साहब को कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर मेरा सम्मान किया। आपका परिचय? मैं प्रोफेसर डॉक्टर गणेश चंद्र शिवे, विभागाध्यक्ष लोककला अकादमी मुंबई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र।